बात कर रहे थे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की। इनमें हमने ऑलरेडी पढ़ सारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म कर ही लिया है। बस लास्ट के कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं जिनमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि इसके रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना रिक्वायर है, जो कि सेक्शन नंबर 17 में था। कौन कौन से ऐसे हैं जिसको रिक्वायर नहीं है कंपलसरी गेट रजिस्ट्रेशन, दैट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 18। और हमने टाइम लिमिट के बारे में पढ़ा था, एग्जीक्यूशन के 4 मंथ के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद अराइविंग इन इंडिया, अगर वो आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो अराइवल के विद इन 4 मंथ के अंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा था। एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था ऑफ द 4 मंथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन की प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो ये प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने जाते हो देन वेयर विल यू गो, दैट इज प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी और अकॉर्डिंग टू द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन गेटिंग द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन बेसिकली वो होता है इन द सब रजिस्ट्रार ऑफ द जिस भी प्लेस में आप रहते हो। ठीक है, यानी कि अगर हम वैसे देखें सेक्शन नंबर 28 के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन नंबर 28 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड दैट द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी shall be presented for the registration in the office of the sub registrar within the whose sub jurisdiction the whole or some portion of the relevant property is situated। यानी कि अगर ये जो सेक्शन नंबर 28 है दैट टॉक्स अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यानी कि अगर जो सेक्शन नंबर 28 है वो हमारा किस बारे में बात करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ये कहा जाएगा, ये जाएगा हमारा सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है जहां हम लोग, ठीक है। तो जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 28 ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में सब रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो सब रजिस्ट्रार है उसके पास जाएगा ऑफ द प्लेस ऑफ द स्टेट वेयर, मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट या फिर जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या फिर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ठीक है, तो सब रजिस्ट्रार विद इन द हुज सब जुरिस्डिक्शन, उस सब रजिस्टर के पास जाएगा जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, यानी कि उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ऑफ द जुरिस्डिक्शन वेयर द सच अ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और अ पोर्शन ऑफ द सच अ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, तो वहां वो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 28। अब ये हमने बात की थी इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन व्हाट इज अबाउट द मूवेबल प्रॉपर्टी। जो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है दैट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन नंबर 29। ठीक है, अब ये कहा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो दैट विल ऑल्सो गो इन द सब जुरिस्डिक्शन ऑफ द, ये कहा जाएगा सॉरी सब रजिस्ट्रार जाएगा, सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा ऑफ द एरिया जुरिस्डिक्शन वेयर द, जहां पे वो ट्रांजैक्शन या तो हैपन हुआ है, ठीक है, जहां पे वो प्रॉपर्टी या तो एग्जीक्यूट हुआ है या फिर एनी अदर पर्सन वेयर द पर्सन क्लेमिंग अंडर दिस प्रॉपर्टी इज डिजायर्ड। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो उस सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा ऑफ द जुरिस्डिक्शन वेयर द सच एग्जीक्यूशन इज हैपेंड। ठीक है, या फिर कहाँ जाएगा, वेयर दे डिजायर। ठीक है, जहां पे जिस सब जुरिस्डिक्शन के अंदर उनको रजिस्टर करने का डिजायर हो, उनका मन हो, वहां जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर वहां रजिस्ट्रार उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाएंगे जहां पे वो इवेंट एग्जीक्यूट हुआ हो जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर। ठीक है, और
कर लेते हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी तो हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, रिमूवेबल भी हो गया। जैसे अगर हम इसको ऐसे समझें, ये लो ना, ये हमारे दो पार्ट में होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। एक जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है और दूसरा जहाँ पे वो डिजाइन करते हैं, ठीक है। कहीं भी वो रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी मूवेबल या फिर अनमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो देन दे विल गो इनटू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द एरिया वेयर द सच मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहाँ पे वो सिचुएटेड है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहाँ पे या तो वो एग्जीक्यूट हुआ है या फिर जहाँ पे उनकी मर्जी है, डिजायर है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। बात करते हैं अब कौन कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है और कौन कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ठीक है। ये हमारा है पर्सन, कौन कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, दैट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन नंबर 32, ठीक है। अब इसमें पहला कौन होगा कवर, ऑफ कोर्स द पर्सन हु इज क्लेमिंग ठीक है। जो भी पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज क्लेमिंग अंडर दिस प्रॉपर्टी इज अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द सेक्शन नंबर 32, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकता है, ठीक है। अब द सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट, कोई भी पर्सन या तो क्लेम कर रहा हो या फिर एग्जीक्यूट कर रहा हो, एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग, ठीक है, वो जा सकता है। दूसरा कौन जा सकता है, हमारा है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असाइनी ऑफ अ सच पर्सन, ठीक है। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है। तीसरा जा सकता है एजेंट, हाँ, लेकिन एजेंट तो जा सकता है, क्यों, क्योंकि भाई एजेंट जो भी वर्क करता है वो किसका वर्क माना जाता है, प्रिंसिपल का, इसका, है ना। ये हमने इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें भी हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जो एजेंट होता है कि एजेंट के किसी भी एक्ट के लिए उसका प्रिंसिपल लेवल होता है, एंड एजेंट डू द एनी वर्क, तो उसके लिए एंटाइटलमेंट या फिर किसके बिहाफ पे वो एजेंट वर्क करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ठीक है। जो भी उसका प्रिंसिपल होता है उसके बिहाफ पे ही वो वर्क माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एजेंट नहीं है, क्योंकि हमने एजेंट के बहुत सारे टाइप्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी एजेंट जाके रजिस्ट्रेशन ले सकता है, नहीं ना। इसके लिए है हमारा स्पेशल पावर, ठीक है, स्पेशल पावर चाहिए होता है। और बस इतना ही है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अटॉर्नी का पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, यू आर ऑथराइजिंग द एनी पर्सन टू डू एनी स्पेसिफिक एक्ट, ठीक है। तो इस पे जो कोई भी एजेंट नहीं जा सकता, लेकिन वो एजेंट जा सकता है जो कि स्पेशली पावर दिया गया है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके पास वो टू डू द स्पेसिफिक एक्ट,
ठीक है, वो ही जा सकता है। तो यानी कि ये 3% जो है वो सेक्शन नंबर 32 के अंडर एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर द गेटिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, राइट। नाउ अब इसके आगे हम कुछ पढ़ रहे हैं। और अच्छा हाँ, और सेक्शन नंबर 32 में ये दो पर्सन है, ये 3 पर्सन है, मतलब इनके अलावा अगर कोई अदर पर्सन जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए तो क्या वो एंटाइटलमेंट होगा रजिस्ट्रेशन के लिए? क्या उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा? नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो इनवैलिड होगा। लेकिन जो ओरिजिनल पर्सन है, जो कि इन तीनों में से कोई एक है, अगर वो उनको पता लगता है कि कोई अदर ऑथोराइज्ड पर्सन जो कि अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ठीक है, तो उसको कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन लेना बाय दिस पर्सन, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि एक इन तीनों जो मान लो एक एक्स पर्सन है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, उसने वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन उसने किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जाके उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अभी इसको पता नहीं था, लेकिन जैसे ही इन तीनों में से पता लगता है, मतलब या तो इसको या तो इसको या तो इसको, तो दे रिक्वायर टू गेट द रजिस्ट्रेशन टू रजिस्ट्रेशन within 4 months of ठीक है। लेकिन इनको रिक्वायर होगा टू गेट द रजिस्ट्रेशन विद इन द 4 मंथ। जैसे उनको पता लगता है कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो विद इन 4 मंथ उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ, हाँ, एक और है कि हमने ये तो पढ़ा कि भाई रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फायदे हैं। ये जो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स कि रजिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके भाई अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवाते हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है या आप किन बेनिफिट से वंचित रह सकते हो, ठीक है। ज़्यादा हिंदी हो गया। देखिए, यह इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इसको मिटा दो, देख लो एक बार। अब इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या क्या है? पहला है द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी द रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ द एनी ट्रांजैक्शन इफेक्ट such a property or conferring the such a power. However, the such a document may be the received as a evidence. ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो वो कहीं भी एज ए एविडेंस नहीं माना जा सकता, लेकिन वो एविडेंस एज ए एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। किस केस में? 2 केसेस में। पहला, a contract in a suite for the specific performance, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में उस अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई केस है या सुइट फाइल चल रहा है तो उसके केस में उसको एज ए एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द सेक्शन नंबर 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब हम पढ़ेंगे, अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में हम भी पढ़ेंगे, बट अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन नंबर 53 है, ठीक है, जहाँ पे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में भी, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके केस में भी इसको एज ए एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है।